करो उसमें। पिछली श्रृंखला में हमने विशेषण पर विचार किया और यह जाना कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब हम क्रिया पर विचार करेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, अर्थात ये पता चलता है कि हाँ कहीं पर कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, जैसे कि माँ खाना बना रही है, बच्चा सो रहा है, रेखा गा रही है, राधा पत्र लिख रही है, तो हमको यह पता चल रहा है कि हर आदमी कोई ना कोई काम कर रहा है। तो शब्द के इस रूप को हम क्रिया कहते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, कार्यवाची और अस्तित्ववाची। शब्द के जिस रूप से हमको किसी काम का होना पता चलता है उसको हम कार्यवाची कहते हैं, जैसे कि पढ़ रहा है, लिख रहा है, सो रहा है, गा रहा है, खा रहा है, तो यहाँ पर कोई काम हो रहा है, इसको हम कार्यवाची कहते हैं। और कुछ क्रियाएं जो हैं वो अस्तित्व यानी कि परिस्थिति बताती हैं, या ज़्यादा यह पता चलता है कि ये काम जो है वो ज़्यादा दिनों तक होने वाला है, तो उसको हम अस्तित्ववाची कहते हैं। जैसे गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, वह बीमार है, वह बूढ़ा है, तो ये जो है वो परिस्थिति बताते हैं, इसको हम अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कुछ क्रियाओं में कर्म होता है, कुछ क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। किसी भी काम के करने का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे राधा पत्र लिख रही है तो लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। शिखा पुस्तक पढ़ रही है तो पढ़ने का पुस्तक पर पड़ता है। माँ खाना बना रही है तो खाना बनाने का काम जो है वह खाना पर पड़ता है। माँ बच्चे को सुला रही है तो सुलाने का प्रभाव जो है वह बच्चे पर पड़ता है। तो इस तरह की क्रियाएं जो हैं वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और कुछ क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, जैसे कि सो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, तो यहाँ पर क्या सो रहा है, क्या हंस रहा है, क्या रो रहा है, इसका हमको जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनको पहचानने के लिए भी किसी क्रिया में अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि जैसे वह बच्चा खेल रहा है, इसका जवाब तो मिल जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो या कैरम बोर्ड खेल रहा है, इसका जवाब मिल जाएगा। बच्चा खा रहा है तो क्या खा रहा है, रोटी भी खा सकता है, दाल चावल भी खा सकता है, फल भी खा सकता है, तो इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन कोई हंस रहा है तो क्या हंस रहा है, सो रहा है क्या सो रहा है, रो रहा है क्या रो रहा है। तो जिस क्रिया में प्रश्न पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें जवाब मिलता है वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। कहीं कहीं पर वाक्य जो होते हैं या क्रियाएं, किसी वाक्य में दो कर्म भी, द्विकर्मक भी हो जाती हैं सकर्मक क्रियाएं। जैसे कि मैंने मोहन को पुस्तक दी, आशा ने रेखा को पत्र लिखा, तो देने की क्रिया का प्रभाव मोहन पर भी पड़ा और पुस्तक पर भी पड़ा। लिखने की क्रिया का प्रभाव रेखा पर भी पड़ा और पत्र पर भी पड़ा, तो इसको हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। कुछ पूर्णता के आधार पर भी क्रियाओं के दो रूप होते हैं। कुछ क्रियाएं पूर्ण होती हैं और कुछ क्रियाएं अपूर्ण होती हैं। जैसे कि मैंने बनाया, मोहन है, तो मैंने बनाया, तो इसमें हम यह संपूर्ण अर्थ नहीं देता है। जबकि अगर यह प्रश्न फिर रह जाता है कि मैंने बनाया तो क्या बनाया, चित्र बनाया, खाना बनाया, घर बनाया, तो ये प्रश्न बाकी रह जाता है। इसी तरह मोहन है तो मोहन क्या है, बच्चा है, बड़ा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्लर्क है, बीमार है, क्या है मोहन, तो ये वाक्य अधूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से
पूर्णता के आधार पर एक पूर्ण वाक्य हो जाता है, पूर्ण क्रिया हो जाती है, और एक अपूर्ण क्रिया हो जाती है। जैसे वह खा रहा है तो ये तो पता चल जाएगा, इसका जवाब हमको मिल जाएगा, लेकिन कुछ वाक्यों में जवाब नहीं मिलता है, उसको अपूर्ण कहते हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर भी क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कहीं कहीं दो भी क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने पढ़ लिया, उसने गा लिया, उसने दे दिया। तो देना और लेना दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं। पढ़ना और लेना दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं। ऐसे क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जहाँ हम काम स्वयं न कर करके दूसरे से करवाते हैं। जैसे हम स्वयं तो काम करते ही हैं, फिर दूसरे को भी उससे के लिए उत्साहित करते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, तो शिक्षक बच्चों को तो पढ़ाता ही है, साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। माँ बच्चे को गाना सुनाती है, पंडित जो है वह भजन गाता है, तो वह स्वयं गाता तो है ही, उसके साथ साथ वह बच्चे को भी, श्रोता को भी उत्साहित करता है गाने के लिए। तो ऐसी क्रियाएं जो दूसरे को प्रेरित करती हैं उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रथम और द्वितीय, जिसमें हम स्वयं कार्य करके दूसरे को प्रेरित करते हैं। जैसे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, तो पढ़ने के साथ साथ वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। पंडित भजन गाता है, तो वह साथ साथ श्रोताओं को भी भजन गाने के लिए प्रेरित करता है, या उनके में भक्ति की भावना बढ़ता है। इसको हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम काम स्वयं नहीं करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे या दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे हम धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, नाई से बाल कटवाते हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़वाते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं जो है, पढ़वाना है, बाल कटवाना है, कपड़े धुलवाना है, ये क्रियाएं जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। इसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि कोई काम करके फिर हम दूसरा काम करते हैं। जैसे कि वह दौड़ कर आया, खा कर सोया, पढ़कर स्कूल गया। तो यहाँ पर दौड़ कर आना, यहाँ दो क्रियाएं हैं, और दौड़ने के बाद से तब आने की क्रिया हुई है। तो ऐसे क्रियाओं को हम यहाँ पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। अगली श्रृंखला में हम अव्यय पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।